May I come in, sir? Yes, please come in. Please. Good morning, sir. Good morning. Please have your seat. Thank you, sir. आप अपना संक्षिप्त परिचय बोल को दीजिए, जिसमें आपका नाम, आपकी जाति और आपका गृह जिला या गृह जनपद मेंशन ना हो। सर, मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा अपने ही गृह जनपद से की है। मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है और मेरी हॉबी फिल्म देखना है। किस प्रकार की फिल्में आप देखती हैं? हिंदी की। नहीं, हिंदी में मतलब फिल्में किस प्रकार की हॉल, मतलब एक होता है ना कि फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन, साइंस, थ्रिलर, किस प्रकार की फिल्में आपको पसंद है? लव स्टोरीज, फैमिलीज, जिसमें फैमिली देख सकें। अभी रिसेंटली आपने कौन सी मूवी देखी है? मिशन रानीगंज। मिशन रानीगंज देखा था। मिशन रानीगंज में दिखाया गया कोयले के खनन को लेकर के। यस सर। भारत में अभी एक चर्चा में रहा है रेट माइनिंग। यस सर। क्या है रेट माइनिंग? रेट माइनिंग में सर जो खदानें होती हैं वो जैसे चूहे बिल बनाते हैं, उस प्रकार से उनकी माइनिंग की जाती है और वहां से कोयला निकाला जाता है। तो इससे क्या नुकसान है? रेट माइनिंग को बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। यस सर। इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि सर इसमें जो श्रमिक होते हैं उनकी जान को खतरा रहता है और अगर इसमें मीथेन जो गैस है, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो इसमें विस्फोट की भी स्थिति बन सकती है। अच्छा मैम। अच्छा, बिहार पीसीएस का भी यूपी का बजट आया था, ठीक है? तो बजट में कितना बेरोजगारी दर दिखाया गया है, कितने से कितना कम हुआ है? वर्तमान में बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में 4.2% है, जो पहले लगभग 18% से 4.2% हो गया। अच्छा, ठीक है। तो देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? 9.2%। कंफर्म? ये जो अभी बजट गया उसके अकॉर्डिंग 9.2 ही है? यस। ठीक है। अच्छा बताओ, यूपी में महिलाओं से संबंधित क्या समस्या देखते हो आप? पहली समस्या तो मैम अशिक्षा है। दूसरी स्वास्थ्य के प्रति है, क्योंकि एनीमिया बहुत ज्यादा पाया जा रहा है यूपी में। और तीसरी असमानता को लेकर घरेलू हिंसा ज्यादा हो रही है। उत्तर प्रदेश घरेलू हिंसा में हालांकि उसने काम किया है, लेकिन फिर भी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट नंबर पर है। और दहेज प्रथा, बाल विवाह भी है। ठीक है। अब अभी जैसे दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, और आप अपने यूपी को भी देख रहे हो, तो दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कि महिलाओं के लिए 3 ऐसी चीजें, ठीक है, जो अच्छी हैं शहरों में और 3 ऐसी चीजें जो गांव में अच्छी हैं। पहली तो सर मैम शिक्षा ही है, क्योंकि हम दिल्ली में एक उच्च विद्यालय में और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में वहाँ पर स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि सरकार काम कर रही है, जैसे ऑपरेशन अलंकार है, ऑपरेशन अभी नई शिक्षा नीति 2020 भी लागू की गई है। और दूसरी समस्या समान अधिकार, मतलब जैसे शहरों दिल्ली में 3 चीजें, एक तो हो गई शिक्षा अच्छी है, और दूसरा है समान अधिकार। दिल्ली में शहरों लगता है कि सबको समान अधिकार मिल रहा है। नहीं, शहरों में फिर भी लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, लड़कों की तरह ही। लेकिन हम यूपी में देखते हैं कि लड़कियों को, जैसे पितृसत्तात्मक समाज है, तो वो लड़कियों को पीछे छोड़ रहे हैं, लड़कों को आगे डर क्यों रहे हो? आराम से बोलो, बहुत नर्वस हो रहे हो, ठीक है? सोच के आराम से बोलो, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? अब 3 चीजें अच्छी गांव में क्या है महिलाओं के लिए जो शहर में नहीं लगती आपको? अपनी संस्कृति से जुड़ाव। और संस्कृति में तो पितृसत्तात्मकता भी आ गई। यस मैम, लेकिन हमारी संस्कृति में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो हमें ग्रहण करने चाहिए। और एक समाज से जुड़ाव ज्यादा है यहाँ पे, अलगाववाद ज्यादा है शहरों में। और तीसरा, चलो ठीक है, दिल्ली में एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें एक हैप्पीनेस करिकुलम है, पढ़ा है कि क्या है हैप्पीनेस करिकुलम?
चलो ठीक है, हैप्पीनेस करिकुलम जैसे यहाँ पे चलाया जाता है उसमें ये है कि बच्चों को एक कुछ टाइम पीरियड उनको खेलने के लिए या कहानियां सुनाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको लगता है कि यूपी में भी इस तरीके का करिकुलम आना चाहिए? यस मैम, आना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चों की के मन में इच्छा हो कि हम स्कूल जाएं। ग्रामीण परिक्षेत्र में क्या होता है कि बच्चे स्कूल ही नहीं आते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ कार्यों में लगे रहते हैं। हाँ, तो वो एजुकेशन तो अभी भी मिल रही है वहाँ, क्यों नहीं है? अगर काम में तो तब लगे ना जब माँ बाप चाह रहे हैं। वहाँ हैप्पीनेस करिकुलम लेके भी आ जाएंगे, तो जब माँ बाप काम पे ले जाएंगे तो बच्चे कैसे जब जाएंगे? जागरूकता की जाएगी ना मैम, तो मुझे लगता है कि परसेंटेज बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, यूपी में आप जातिवाद को किस तरीके से देखते हैं? जातिवाद है वहाँ पे, कास्टिज्म यस मैम है। किस तरीके से देखते हैं? ज्यादा है, कम है? मतलब पहले तो ज्यादा था, लेकिन अब कमी आ रही है, क्योंकि जागरूक हो रहा है समाज। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है यूपी में। अच्छा, अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, यस मैम। आपको लगता है कि यूपी में भी होनी चाहिए? मैम जरूरी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अब 2000 उन्होंने करा तो जरूरी नहीं होगी ना। यस मैम। तो यूपी में भी तो कास्ट बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक अपना प्रभुत्व बनाए हुए है, तो नहीं लग रहा है कि यहाँ भी होने चाहिए? मैम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव पड़ेंगे। तो उन लोगों ने नेगेटिव नहीं सोचा, बिहार वालों ने क्यों करा दी? ठीक है सर। आप यूपी से हो यस सर। और पश्चिमी यूपी से आपका संबंध। यस सर। तो एक चीज बहुत भी चर्चा में रही है, बुलडोजर जस्टिस। यस सर। क्या समझते हैं आप बुलडोजर जस्टिस? सर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन बुलडोजर जस्टिस होना चाहिए लेकिन नहीं, लास्ट ऑप्शन में हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें एकदम जैसे माफियाओं के खिलाफ ये बुलडोजर अच्छा जस्टिस, ये बताइए, जस्टिस प्रोवाइड करने का काम लेकिन हमारी न्यायपालिका भी हमारे अगर न्यायपालिका है तो फिर उसके थ्रू भी न्याय मिलना चाहिए। तो ये बुलडोजर जस्टिस न्यायपालिका कर रही है, कार्यपालिका कर रही है? ये कार्यपालिका कर रही है। आपको लग रहा है ये ओवररीच नहीं कर रही है एक दूसरे के डोमेन में? लेकिन संविधान में जो लिखा गया है सबका क्षेत्र अलग अलग। यस सर, मतलब अगर गलत मतलब राजनीतिक प्रभाव से अगर बुलडोजर जस्टिस किया जाता है तो ये गलत है। आप ये मान रहे हैं कि यूपी में बुलडोजर जस्टिस चल रहा है? यस चल रहा है, पर लेकिन न्यायपालिका के थ्रू जस्टिस होना चाहिए सर। अच्छा मान लीजिए आप एसडीएम हैं यूपी में, यस ठीक है, सर। और आपको आदेश मिला हुआ है सरकार की तरफ से कि इन्होंने अवैध गतिविधियां कर रखी है, कोई अपराधी रहा है जिसपे अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगे हैं उस पर, और सरकार से आप पर दबाव है कि इसका घर आपको गिराना है बुलडोजर ले जाकर के, एज एसडीएम आप क्या करेंगे? तो पहले छानबीन की जाएगी कि आरोप गलत है या सही है। किस चीज का आरोप लगे? आरोप ही लगे हैं उस पर किसी भी अपराध के। नहीं सर, पहले अगर आरोप सही साबित हो जाता है आपकी नजर में, आप जो प्रथम दृष्टया जांच करेंगी, तो आप फिर उसका घर गिरवा देंगी? नहीं सर, न्यायपालिका के थ्रू कार्य किया जाएगा। इसलिए क्या करेंगे? उसको मतलब जो जिस अवैध गतिविधियों में संलिप्त के आरोप लगे हुए हैं उसको अरेस्ट किया जाएगा, फिर उसको मौका दिया जाएगा कि अपने जो आरोप है उन्हें निश्चित कर सके। मतलब तो एक दूसरा केस है, मान लीजिए आप एसडीएम में, कोई ऐसी धार्मिक स्थल है जिसको आपको गिराने के लिए हाईकोर्ट के ऑर्डर है, आपको गिराना है, नहीं तो अगली केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है वो आप पे दबाव बना रही है कि आप इसको टच नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपके पास क्या रास्ता बचता है? क्या आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, या जो स्टेट गवर्नमेंट आपको वर्बल कह रही है कि आपको उधर जाना नहीं है, क्योंकि वो से लगाव है उधर विशेष से उस सरकार को, राज्य सरकार को, तो ऐसे में आपके पास क्या रास्ते बचते हैं? नहीं समझ पा, चलिए कोई बात नहीं। आप एक यूपी में बहुत ज्यादा केसेस दर्ज हुए कि अगर किसी ने भी सरकार के विरुद्ध बोला तो उसके खिलाफ एक्शन लिया, देशद्रोह का उन्होंने केस दर्ज कर लिया। तो अभी 3 नए कानून जो बने, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, इनका नाम चेंज किया गया, तो इसमें कुछ प्रोविजन में भी चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया, कुछ आइडिया है? यस सर, क्या? राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह। अच्छा, पहले राजद्रोह हुआ करता था, अब देशद्रोह कर दिया, उसको राजद्रोह को हटा दिया गया पूरा।
और उसके स्थान पर द्रोह ला गया। और दूसरा आतंकवाद की परिभाषा घोषित करी गई, इसमें बिल्कुल लिखा गया। और तीसरा मॉब लिंचिंग के बारे में पहले कानून में मतलब स्पेशल वो नहीं था प्रोविजन, लेकिन अब की बार स्पेशल किया गया। और इसमें जैसे सरकारें एक तरफा मुकदमा वापस ले लेती थी, अब पीड़ित पक्ष को भी अपना पक्ष करने का मौका दिया जाएगा। और इसमें ये कहा गया एक मतलब न्यायपालिका को 45 दिन के अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा, 30 से 45 दिन के अंदर। अच्छा, सुनाना ही होगा न्यायपालिका को। ऐसा क्या डायरेक्ट कर सकती है क्या एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव जो है हमारी वो जुडिशरी की? अपने उसमें लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। अभी आप सुने होंगे राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, तो उसमें सबको निमंत्रण भेजा जा रहा है और जो राज्य सरकार है वो स्पॉन्सर कर रही है एक तरीके से इसे, और उसमें पीएम से लेकर सीएम तक सवार है। तो आपको कहीं नहीं लगता कि जो भारत की पंथ निरपेक्ष की छवि है वो कहीं धूमिल हो रही है, और जो राजनीति है, राजनीति में धर्म का प्रयोग बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है? आपको नहीं लगता भारत के सेक्युलरिज्म के मॉडल के अगेंस्ट है? नहीं सर, क्योंकि हम फ्रांस में भी देखते हैं, वहाँ पे सेकुलर कंट्री कहा जाता है वो भी, लेकिन वहाँ के पीएम जो हैं वो धार्मिक जो त्योहार होते हैं उनमें भाग लेते हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। फ्रांस के और इंडिया के धर्मनिरपेक्षता में क्या डिफरेंस है? फ्रांस में मतलब ये आप कह रहे हो ना कि वो वहाँ भाग लेते हैं, तो जो डेफिनेशन हमारी है धर्मनिरपेक्षता की वही उनकी भी है। सेकुलरिज्म का नहीं, same थोड़ा मतलब डिफरेंस है इसमें। क्या चीज़? उसमें जो फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता है उसमें है कि मतलब राज्य धार्मिक मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जो इंडिया में धर्मनिरपेक्षता है उसमें मतलब अगर सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में धर्म जो जैसे ये केरला में अभी महिलाओं के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए भी ऑर्डर दिए गए, ऐसे हस्तक्षेप कर सकता है। अच्छा ठीक है। जो बच्चे हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, छोटे बच्चे, उनके वजन से ज्यादा उनके स्कूल बैग का वजन हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि जो मैक्सिमम वेट है जो स्टूडेंट है उनका, उसको फिक्स किया जाना चाहिए, किताबों के बोझ तले बचपन नहीं दबना चाहिए? आपका क्या मानना है? ये सर कुछ एक्टिविटियां वो मतलब ऐड कर देनी चाहिए, अगर थोड़ी बुक को कम कर देना चाहिए। एक्टिविटी ज़्यादा है, अगर एक्टिविटी बच्चे करेंगे तो मुझे लगता है कि मानसिक विकास भी ज़्यादा होगा। अच्छा, किताबों का बोझ अगर ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चों की शिक्षा पर या उनके जो सर्वांगीण विकास पर? सर बच्चे जो छोटे होते हैं इतनी किताब पढ़ने के लिए वो इतने सक्षम भी नहीं होते, और ज़्यादा किताबें रहती हैं उनके पास। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जो हमारी सोसाइटी है अपने देश की, तो उसमें आप गांधी और विवेकानंद का जो दर्शन रहा, जो शिक्षाएं रही है, उसको अपने समाज में किस हद तक आप परिलक्षित पाती है? और आपको लगता है, अभी लगता क्या है कि कौन कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं की जो भी हमारी सोसाइटी को इनकलकेट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए? जो विवेकानंद जी ने कहा कि भारत का विकास युवाओं के द्वारा, अगर युवा हमारे सक्षम होंगे तो भारत का विकास में भागीदारी निभाएंगे। यही विचारधारा गांधी जी की भी है। तो जैसे एमएसएमई को प्रोत्साहन के लिए, लघु कुटीर उद्योगों के लिए गांधी जी ने भी बोला, पंचायती राज हुआ उनमें। तो सोनम जी आप ये बताइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया आपने, तो इन तीनों में से आपका फेवरेट विषय कौन सा है? मैथमेटिक्स। तो मुझे ये बताइए कि मैथमेटिक्स का इस बार का एबल प्राइज किसको मिला है 2023 का? लुइस कैप्रेले को। किस क्षेत्र में शोध के लिए या उनका योगदान के लिए? कोई बात। अच्छा ये बताइए, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें भारत की रैंक 126 है। ओके, थोड़ा सा ख्याल नहीं आ रहा। ये है क्या बेसिकली?
हैप्पीनेस मतलब किस देश में कितनी खुशहाली है, इसका मापन करता तो आपने कहा कि भारत की रैंक है 126, है। कितने देशों में से? 143 है सर। 136, मतलब कि 136 देशों में से भारत 126वां स्थान है। इसका मतलब भारत में लोग खुशहाल नहीं है। यस सर, ये तो दर्शाता ही नहीं है। वही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आप भारत में रहते हुए खुश नहीं हैं? सर ये इनके मानक जो है वो गलत हैं। ऐसा भारत ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा गया और स्वीकार नहीं किया गया इस रिपोर्ट को। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भारत में संसदीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है जहां संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। आप कौन से सदन को ज्यादा शक्तिशाली देखती हैं? लोकसभा। लोकसभा। अब कुछ ऐसे विषय भी हैं जहां पर राज्यसभा को जिन मामलों में एकाधिकार है, यस सर। वो कौन कौन से मामले हैं जरा बताइए। अखिल भारतीय सेवाओं के आर्टिकल 249 में कहा गया कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ओके, और दूसरा उपराष्ट्रपति के जो कोई बात नहीं, बताइए, आराम से बताइए, बी कॉन्फिडेंट। राष्ट्रपति के जो पद से उतारने की प्रक्रिया वो राज्यसभा से ही स्टार्ट होती है। ओके, और बताइए। आर्टिकल 2 चलिए कोई बात। धन विधेयक किसे कहते हैं? संविधान के 110 में इसका प्रावधान किया गया, जिसका वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि समान नागरिक संहिता के संबंध में आपके क्या विचार हैं? समान नागरिक संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमारे सिविल अधिकार है वो समान हो जाएंगे। वो प्रत्येक कास्ट के लिए हो, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, कुछ वो भी हो, सभी के लिए। तो सिविल अधिकार जैसे उत्तराधिकार हुआ, संपत्ति का अधिकार हुआ, ये अधिकार। क्या इन अधिकारों में अंतर है? मतलब एक तरफ आपने एक हिंदू व्यक्ति को रखा, धर्म के आधार पर अगर आप विभेद कर रहे हैं तो हिंदू को रखा, एक तरफ आपने एक क्रिश्चियन या मुस्लिम को रखा, तो क्या उनके अधिकारों में अंतर आपको दिखाई देता है? ये सर, जो सिविल अधिकार है वो मुस्लिम कानून लोग अलग है, उनके लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसे शादी के लिए भी प्रावधान है, वो मुसलमानों के लिए अलग होता है। हिंदू के जो हिंदू विवाह अधिनियम 1956 है उसके तहत किया जाता है। ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा एक चीज बताइए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपके यूपी में चल रहा है? यस सर। आपके जनपद का कोई प्रोडक्ट है इसमें? यस सर। क्या है? मिट्टी के बर्तन। अच्छा ये बताइए कि आप एक महिला हैं। यस सर। यूपी में महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? घरेलू हिंसा, ठीक, एक अशिक्षा, स्वास्थ्य और दहेज प्रथा और बाल विवाह, इन सब का सामना करना होता है। बाल विवाह, दहेज प्रथा। तो आप एक महिला हैं, कला पदाधिकारी बनेंगी, तो आप कैसे समाज को प्रेरित करेंगी ताकि वह इन जो सामाजिक समस्याएं आपने बताई, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सबको आप कैसे नियंत्रित करेंगे? क्या उपाय अपनाएंगे जिससे कि समाज को आप यह बता पाएं, लोगों को मोटिवेट कर पाएं कि दहेज लेना अपराध है, बाल विवाह को आप रोक पाएं? क्या कदम उठाएंगे आप? सर सबसे पहले तो जागरूकता, समाज में जागरूकता अभियान चलाए जाएं। और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर लागू होनी चाहिए। अगर कोई कार्य बाल विवाह कर रहा है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। गुप्तचर हैं उनको लगाया जाए ताकि जो भी बाल विवाह चुप से कर रहा है तो अगर वो उजागर होता तो उसके लिए इनाम दिया जाएगा जो भी बताएगा।
और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा तो फिर बाल विवाह और दहेज प्रथा दोनों ही मुझे लगता है कम होंगी। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्था है उसे एक मॉडल के रूप में माना जाता है, और अधिकतर ऐसा सुना गया है सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, कि दूसरे राज्य के लोग जो हैं वह भी इसी प्रकार के मॉडल को पसंद कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है यह कहीं ना कहीं संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उनका हनन कर रही है? जो वैधानिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उनका हनन कर रही है, जैसे इनकाउंटर कर देना, यस सर, है ना, क्या कहते हैं, रोमियो स्क्वाड जो है वो गठित कर देना। यस तो ये एक तरह से पुलिस स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। आपको लगता है ऐसा हो रहा है यूपी में? सर, पहले जो यूपी में अपराध बहुत ज्यादा होते थे, उन अपराधों को कम करने के लिए ही सरकार ने जो पुलिसिंग है उसके बिल्कुल सिस्टम में चेंज किया, जैसे कमिश्नरेट सिस्टम को भी लागू किया गया ताकि जो हमारे गवर्नेंस है वो अच्छी हो सके। तो कमिश्नरेट सिस्टम करने से गवर्नेंस अच्छा हो गया, लेकिन समस्याएं तो वही रह गई। इसमें तो वही चीज हो गई कि इनकाउंटर कभी भी कर दिया जाता है, यूपी में गाड़ी पलट जाती यस है ना। अब लेकर के आ रहे थे, गाड़ी पलट गई। अब ये इसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है ना। आपको पुलिसिंग करनी है, लेकिन ये आप गाड़ी लेकर के यहाँ गाड़ी पलटा देंगे तो इससे अपराधियों में खौफ तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन मानव अधिकारों का कहीं ना कहीं तो हनन किया जाता है। यस सर। तो आप इससे सहमत हैं कि सरकार पुलिस स्टेट के रूप में कन्वर्ट होती जा रही है यूपी? नहीं सर, गवर्नेंस के थ्रू अगर हम देखें, परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये सही है, लेकिन अगर ये राजनीतिक अपने हितों को पूरा करने के लिए ये गलत है। अच्छा, यूपी में खनिज पाए जाते हैं? यस सर। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? संगमरमर भी पाया जाता है, हीरा और डोलोमाइट, रेत, चूना पत्थर पाया जाता है। अच्छा, अभी 2017 की उत्तर प्रदेश की खनन नीति है, उसमें 12 जिलों को खनन क्षेत्र घोषित किया गया। 12 जिलों को खनन क्षेत्र घोषित किया गया। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी पूजा स्थल या उपासना स्थल एक्ट बहुत चर्चा में रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यूपी के विशेष संदर्भ में चर्चा में रहा है। बता सकते हैं क्यों अभी चर्चा में रहा है? सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा अभी। नहीं बता सकती। अच्छा, लास्ट प्रश्न बोर्ड का, आपने अपना जो जॉब प्रेफरेंस भरा है उसमें आपने पहले नंबर पे किसको रखा है? एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर को। क्या फर्क है एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में? जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं इनके पास वित्तीय अधिकार होते हैं, और जो एसडीएम होते हैं मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। एसडीएम मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं, डिप्टी कलेक्टर जो है वित्त अधिकार होते हैं। तो क्या बिना डिप्टी कलेक्टर के एसडीएम बना जा सकता नहीं है? सर, मतलब पोस्ट तो एक ही है, लेकिन उनके थोड़े कार्यों में अंतर है सर। अच्छा, एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर है? जैसे यूपी में एसडीएम है, बिहार में एसडीओ है, क्या अंतर है दोनों में? थैंक यू। इंटरव्यू